Hello everyone, welcome to my channel Study with Sana. So today we are going to do one more chapter of Civics, that is power sharing. So the idea of power sharing has emerged in the opposition to the notion of the underived political parties. In a democracy, everyone has a voice in the sharing of public policies. सबकी अपनी अपनी आवाज है public policy share करने में, सबका हक है public policies को share करने में, अपने opinions share करने का. So power sharing among the three organs of the state. जो power है और state में three organs के बीच में share की जाती है. First, legislature, executive and judiciary. Legislature laws बनाता है, executive उन laws को execute करता है and judiciary में हमारे courts आते हैं, Supreme Court, High Court, Lower Court, etc. etc. Now, in this chapter, we particularly have to study about two cases, about two countries की cases के बारे में हमें पढ़ना है. एक Belgium and the other is Sri Lanka. So, starting with the Belgium. So, Belgium, its area is smaller than the state of Haryana. जितना हरियाणा का area है उससे छोटा है Belgium का area. So, Belgium का area smaller than the state of Haryana and it is a federal state. And the population about 1 crore, about half of the population of Haryana. जो Belgium की population है, हरियाणा की population की आधी है, 1 crore, that is about half of the population of Haryana. And जो अपने borders, it shares its borders with Netherlands, France, Germany and Luxembourg. These are the states with it जिसके साथ जो Belgium है अपने borders जो है share करता है. And also जो out of the total population of the country, 59% live in Flemish region and speak Dutch language. And 40% live in Wallonia region and speak French. So country में हम देख रहे हैं कि जो 59% है वो Flemish region में रहते हैं और Dutch बोलते हैं. And 40% जो है Wallonia region में रहते हैं and French बोलते हैं. So country में Dutch जो है majority में है and French जो है minority में है. इसमें कैपिटल सिटी जो इस कंट्री बेल्जियम कंट्री का कैपिटल ब्रुसेल्स है. द कैपिटल ऑफ द कंट्री बेल्जियम इज ब्रुसेल्स. सो ब्रुसेल्स में कंट्री का टोटल अपोजिट है. इसमें वेयर 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड वाइल 20% स्पीक डच. कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% डच बोलते हैं. कंट्री में हमने देखा 59% लोग जो है डच बोलते थे एंड 40% फ्रेंच बोलते थे. बट इन द कैपिटल दैट इज ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% पीपल स्पीक डच. सो कंट्री और जो कैपिटल है इसमें टोटल अपोजिट है. ठीक है. सो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली पावरफुल एंड रिच. This made Dutch-speaking community angry, who got the benefit of economic development and education much later. तो Dutch लोगों को लगने लगा कि French लोगों को जो benefit है, economic benefit जो है, economic developments का benefit जो है, education का benefit जो है, उनको ज़्यादा जल्दी मिल रहा है और ज़्यादा मिल रहा है हमसे, जिससे जो Dutch community थी बेल्जियम में, वो गुस्सा होने लगी French लोगों से. सो अब कुछ टेंशंस, कुछ प्रॉब्लम अराइज हो गई इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में और डच कम्युनिटी के बीच में. इस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ टेंशंस अराइज हो गई. सो द सोशल डिस्पैरिटी बिटवीन द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1960s एंड 1970s. ये प्रॉब्लम कब हुई? बिटवीन 1960s एंड 1970s. लेड टू टेंशंस बिटवीन देम. इस सोशल डिस्पैरिटी के वजह से इन दोनों कम्युनिटीज में टेंशंस आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई. सो दिस टेंशन वाज मोर एक्यूट इन द ब्रुसेल्स विद अ स्पेशल प्रॉब्लम. ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल था, ये टेंशन वहां पर ज्यादा एक्यूट थी एक स्पेशल प्रॉब्लम के साथ. वो स्पेशल प्रॉब्लम क्या थी? इट वाज दैट द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री एंड द माइनॉरिटी इन द कैपिटल. कि जो डच लोग थे कंट्री में वो मेजॉरिटी में थे लेकिन कैपिटल में वो माइनॉरिटी में थे. सो इट वाज द टेंशन इन ब्रुसेल्स. इट वाज अ स्पेशल प्रॉब्लम जिसकी वजह से इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशंस हुए, प्रॉब्लम्स हुए. अब इस वजह से अकोमोडेशन हुआ, बेल्जियम अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम. सो बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ, राइट. सो जो बेल्जियम लीडर्स थे, द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट वे. उन्होंने एक डिफरेंट पाथ लिया, उन्होंने एक अलग रास्ता लिया. बाय रिकॉग्नाइजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस, उन्होंने इन दोनों कम्युनिटीज की जो रीजनल डिफरेंसेस थे उनको पहचाना. एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज ऑफ कंट्री, उन्होंने समझाना कि
पहचाना कि इस कम्युनिटी के अलग रीजनल डिफरेंसेस है, इसके अलग है, इनके बीच में जो रीजनल डिफरेंसेस थे, जो कल्चरल डाइवर्सिटीज थी ऑफ कंट्री, उन्होंने जो बेल्जियम लीडर्स ने उनको पहचाना. So between the 1970s and 1993, the Constitution of Belgium was amended 4 times. जो बेल्जियम को कॉन्स्टिट्यूशन था 1970s and 1993 के दरमियान, उसको 4 बार अमेंड किया गया. मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाई गई, उसमें कुछ बदलाव किए गए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. So following are the arrangements which the Belgium leaders worked out to ensure that everyone lives together within the same country. उन्होंने कुछ चेंजेस की, कुछ अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि सारे लोग एक साथ एक ही कंट्री में रह सके. सो वो क्या थी? सबसे पहले the constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो इक्वल होंगे. ये नहीं कि डच ज्यादा होंगे या फ्रेंच कम होंगे या फ्रेंच ज्यादा होंगे डच कम होंगे. दे विल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द मेजॉरिटी सपोर्ट द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. कुछ स्पेशल लॉज के लिए मेजॉरिटी सपोर्ट का होना जरूरी है, लेकिन दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के. लिंग्विस्टिक ग्रुप मीन्स लैंग्वेज ग्रुप्स. सो अगर कोई स्पेशल लॉज के लिए हमें मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए, कि वो दोनों से चाहिए. अगर दोनों कंट्रीज उसमें मेजॉरिटी सपोर्ट देती है, तभी वो लॉ इंप्लीमेंट किया जाएगा. सो सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजंस यूनिलैटरली. कोई भी अपनी कम्युनिटी जो है, या समझो या डच कम्युनिटी या फ्रेंच कम्युनिटी, कोई भी अपने डिसीजंस यूनिलैटरली यानी खुद से अकेले नहीं ले सकती है. जो दूसरी कम्युनिटी है वो भी एग्री करनी चाहिए, वो भी सहमत होनी चाहिए. देन ओनली दे कैन टेक द डिसीजन, अदरवाइज नो. And second, what they did, the state government is not subordinate to the central government. कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के को जवाब नहीं देना है, मतलब उसको जवाब नहीं देना है, उसको वो उसके नीचे नहीं आता है. वो खुद का पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का खुद का पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं आता है. सो द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सब ऑर्डिनेट, उसकी जूनियर नहीं है, सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड स्टेट गवर्नमेंट एंजॉयज मोर पावर. व्हाट दे डिड वाज, और जो उन्होंने किया, ब्रुसेल्स था जो बेल्जियम का कैपिटल था, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट. उन्होंने ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी. ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट in which both the Dutch and French speaking people have equal representation. मतलब डच को भी और फ्रेंच को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दी गई. इन द ब्रुसेल्स उनकी एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई. एंड apart from central and state government, there is a third kind of government. उन्होंने एक third kind of government central और state government को छोड़ के establish की. That is community government. Community government उन्होंने हर एक डच community की अलग government, French community की अलग government. So it is elected by the people belonging to one language community no matter where they live. अब जो एक community government है, इसको कौन elect करता है? उस एक लैंग्वेज कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसको इलेक्ट करते हैं. फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं. ऑल राइट, कि वो डच साइड से रहते हैं, फ्रेंच साइड से रहते हैं, नहीं, वो उसके पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग उसको इलेक्ट करते हैं. एंड इट डज नॉट मैटर वेयर दे लिव, नो मैटर वेयर दे लिव. द गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग इकोनॉमिक, एजुकेशनल, लैंग्वेज एंड कल्चरल रिलेटेड इशूज. जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इसको किसका पावर है? कल्चरल इश्यूज के रिलेटेड, लैंग्वेज इश्यूज के रिलेटेड एंड एजुकेशनल रिलेटेड इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज और सोशल इश्यूज. इन कम्युनिटी गवर्नमेंट को उसका पावर नहीं है. इस गवर्नमेंट को सिर्फ कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज का पावर दे दिया गया. ऑल राइट, सो दिस गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बेल्जियम. सो इन्होंने ये कुछ अमेंडमेंट की आपके कॉन्स्टिट्यूशन, किसके कॉन्स्टिट्यूशन में? बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में. सो दिस वॉज द केस ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम में क्या हुआ, उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया. डच और फ्रेंच लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, टेंशंस आई उनकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी की वजह से, लेकिन जो बेल्जियम लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल किया. सो बेल्जियम हैज वर्कड वेल सो फार, विच अवॉइडेड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन टू मेजर कम्युनिटीज. सिविक स्ट्राइफ मतलब लड़ाई झगड़ा, कोई स्ट्राइफ मीन्स लड़ाई वड़ाई, जिसने अवॉइड हो गई दोनों कम्युनिटीज के बीच में. एंड कंट्री रिमेन यूनाइटेड. जो ब्रुसेल्स था
ब्रुसेल्स वॉज चूजन एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी थी किसकी, बेल्जियम की, उसको हेडक्वार्टर्स चूज कर दिया गया ऑफ द यूरोपियन यूनियन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआत से उसको क्या चूज कर दिया गया, हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सो ये सारा केस था आपके बेल्जियम का। तो उन्होंने, हमने देखा कि बेल्जियम ने अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। अब दूसरा केस में पढ़ना है श्रीलंका का। सो श्रीलंका में भी दो टाइप के लोग थे, एक तमिल बोलने वाले लोग और एक सिन्हाला बोलने वाले लोग, लोग थे। ठीक है, जिस तरीके से बेल्जियम में हमने फ्रेंच और डच लोग देखे, अब श्रीलंका में हमारे एक तमिल लोग थे और एक सिन्हेल लोग थे। सो श्रीलंका इज एन आइलैंड in the Indian Ocean, few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu, and emerged as an independent country in 1948. हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में। उसके बाद 1948 में हम जो श्रीलंका को है उसको भी एक इंडिपेंडेंट नेशन कंट्री जो है इमर्ज कर दिया गया। एंड डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल, मतलब इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग हरियाणा की जितनी है। डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल विथ 74% सिन्हेल एंड 18% तमिल्स, जिसमें कि 74% इस कंट्री में सिन्हाला है, सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं, एंड 18% आर तमिल्स, जो तमिल बोलते हैं। एंड मेजर सोशल ग्रुप जो इस कंट्री में वो है सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी, बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी 74%। अब जो तमिल है, तमिल के भी दो सब ग्रुप्स है, एक श्रीलंकन तमिल्स है और एक इंडियन तमिल्स है। श्रीलंकन तमिल्स कौन है और इंडियन तमिल्स कौन है? श्रीलंकन तमिल्स आर नेटिव ऑफ श्रीलंका, जो पैदाइशी, जिनके एंसेस्टर्स वगैरह सब श्रीलंका से ही श्रीलंका में ही पैदा हुए हैं, उनकी अपग्रोइंग श्रीलंका में ही हुई है। So, Sri Lankan Tamils are natives of Sri Lanka and constitute 13% of the population. जो ये श्रीलंकन तमिल्स है ये 13% population cover करते हैं. They constitute 13% of population and are concentrated in north and east of Sri Lanka. Alright, Sri Lankan speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. जो श्रीलंका से Sinhala speaking people जो है वो Buddhist है, बल्कि जो तमिल है वो ज्यादातर हिंदूज और मुस्लिम्स है। तो ये श्रीलंकन तमिल्स थे। नाउ इंडियन तमिल्स whose forefathers came from India as plantation workers, जिनके forefathers, जिनके ancestors जो है इंडिया से आए थे श्रीलंका as plantation workers ड्यूरिंग colonial rule के वक्त, एंड सेटल्ड इन श्रीलंका, और वो श्रीलंका में सेटल हो गए। They constitute 5% of population. ये 5% of population constitute करते हैं. About 7% are Christians who are both Tamil and Sinhali. इसमें 7% Christians होते हैं, जो कि तमिल भी है उसमें से कुछ और सिन्हेल भी है कुछ लोग। ठीक है, सो दिस वाज कि श्रीलंका में कौन थे। अब दो ग्रुप्स थे इसमें, तमिल्स एंड सिन्हेल, और तमिल्स के भी दो सब ग्रुप्स थे, एक श्रीलंकन तमिल्स थे, एक इंडियन तमिल्स थे। अब आगे क्या हुआ, अब हम पढ़ेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब जो मेजोरिटी थी कंट्री में वो डोमिनेट करना चाहती थी, गवर्नमेंट को डोमिनेट करना चाहती थी। दे वांट टू सिक्योर डोमिनेंस ऑफ अ गवर्नमेंट, सो मेजोरिटेरियनिज्म उसको बोलते हैं। अब श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म हुआ। So it is a concept, majoritarianism, it is a concept which signifies a belief where that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants. It is a concept which signifies a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants. So the leaders of the Sinhala community, जो Sinhala community के leaders थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस sought to secure dominance over government by virtue of majority. उन्होंने बोला कि हम मेजोरिटी में, तो उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 1948 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उन्होंने जो है sought कंट्रोल डोमिनेट करना चाहा गवर्नमेंट को बाय द वर्च्यू ऑफ मेजोरिटी. सो द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी दे adopted Majoritarian measures. उन्होंने Majoritarian measures adopt किए. So the democratic elected government adopted series of Majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. उन्होंने Sinhala supremacy को adopt करने के लिए कुछ Majoritarian measures को adopt किया ताकि वो establish कर सके Sinhala supremacy. So in 1956, अब 1956 an act was passed. 1956 में एक एक्ट पास किया गया
to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. उन्होंने बोला कि हम सिन्हाला को, लोगों ने जो है बोला कि हम इस पूरी कंट्री की सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है सिन्हाला, और उन्होंने तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया. So a new constitution clearly and firmly stated policies to protect and promote Buddhism. Besides this, these measures gradually, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. जो श्रीलंकन तमिल्स, अब उन्होंने सिन्हाला लोगों ने बोल दिया कि जब सिन्हेल है वो it is the only language of the country, it is the only official language of the country. तो तमिल लोग जो थे उन लोगों को alienated feel होने लगा. Alienated means they started feeling that we do not belong to this place. उन्होंने लगा, उनको फील होने लगा कि हम इस जगह को बिलोंग ही नहीं करते. So they started feeling alienated एक वर्ड है जो एलियंस, उनको एलियंस फील होने लगा, उस वर्ड से डिराइव हुआ है. So besides this, these measures gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. इनके बीच में क्या हुआ, एलियनेशन की फीलिंग तमिल श्रीलंकन तमिल्स में अरोज होने लगी, जागने लगी. So they felt that none of the major political parties led by Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. All right. So उनको लगा कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सिन्हेला लीडर्स ने मतलब इस्टेब्लिश की है, वो उनकी जो कल्चर है, जो तमिल का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, उनकी तरफ कोई भी सेंसिटिविटी नहीं थी उनकी तरफ. So the relation between the Sinhala and the Tamil communities becomes strained. Strained का मतलब होता है very difficult to deal with over the time. तो इन दोनों की जो relations थे खराब हो गए. अब क्या हुआ, इन दोनों के relations कब हुए, तो अब तमिल लोगों ने बोला कि नहीं, हमें इस तमिल को ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है वापस. So now the struggles for making Tamil as an official language. तो अब तमिल लोगों ने क्या किया, the Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. उन्होंने parties launch की, struggles किए बहुत सारे, ताकि जो तमिल को है वापस एक official language recognize कर दिया जाए. So they demanded regional autonomy and equal opportunities in securing jobs and education. But their demand was repeatedly denied. उनकी सारी demands जो थी repeatedly deny कर दी गई थी. By the 1980s, several political organizations like LTTE is Liberation Tigers of Tamil Elam. All right. So Elam means state. Elam का मतलब होता है state. So एक बहुत सारी several political organizations जो थी बना दी गई थी, were formed like LTTE, Liberation Tigers of Tamil Elam. So demanding independent Tamil state. Elam state means Elam, ठीक है, demanding independent Tamil state in the northern and eastern parts of Sri Lanka, क्योंकि जो तमिल थे वो उसी रीजन में जो थे situated थे, constituted थे. All right. So उन्होंने ये सब कुछ उन्होंने ये independent Tamil state demand की. All right. So the conflict between two communities turned into widespread conflict. अब जो इन दोनों के बीच में लड़ाई थी, जो conflict था, वो widespread conflict में turn हो गया. It soon turned into civil war. तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, civil war हो गया, conflict हो गया, civil war. This conflict turned into civil war. अब क्या हुआ, the civil war resulted in the killings of thousands of people of both the communities. सिन्हेल लोगों से भी और तमिल लोगों से भी thousands of people की, 2000 of लोगों की मौत हो गई. So the civil war resulted in the killings of thousands of people of both the communities. दोनों communities के thousands of लोगों की जो है मौत हो गई. They resulted in the killing of thousands of people of both the communities. So it caused the terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. Social life, cultural life and economic life of the country पे बहुत गहरा असर पड़ा. Many families जो थी, they were forced to leave the country as refugees. उन लोगों को force किया गया कि वो country को छोड़ के चले जाए, and lots of people lost their livelihood. So this all resulted कि civil war का ये सारा नतीजा हुआ. So हमने देखा कि जो बेल्जियम था, उन लोगों में जो टेंशन थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो अच्छी तरीके से आराम से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया, और अच्छी तरीके से जो थी वहाँ के लीडर्स ने उस सिचुएशन को हैंडल किया.
ताकि जिसकी वजह से जो कोई सिविक स्ट्राइफ नहीं हुई कंट्री में, और जो कंट्री था द कंट्री रिमेन यूनाइटेड. बट वाइल एज हमारे जो श्रीलंका में थे, जो इट्स टर्न इनटू सिविल वॉर, जिससे कि दोनों कम्युनिटीज का नुकसान हुआ, दोनों कम्युनिटीज के थाउजेंड्स ऑफ लोग जो मर गए, मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड लॉट्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. सो वी सॉ कि बेल्जियम ने अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, पावर को शेयर किया, वाइल एज जो यहाँ पर जो श्रीलंका था उस लोगों ने, सिन्हे लोगों ने बोला कि सिर्फ हमें पावर मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से सिविल वॉर में रिजल्ट हुआ और दोनों कम्युनिटीज के बहुत सारे लोगों की मौत हो गई. सो बेल्जियम ने अच्छी तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, सो पावर को शेयर किया. अब हम देखेंगे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट levels among government at different levels. तो vertical division of power and horizontal division of power. वो हमारे horizontal division of power में हमारे पास आता है legislature, executive and judiciary. And vertical division of power में हमारे पास आता है central government, state government and local government. मैंने आपको बताया लेजिस्लेचर जो है लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉज एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी में हमारे कोर्ट्स वगैरह आते हैं. सो the government, there are different levels of government. Government के different levels है. At the top in India it is referred as central government. top पे central government आती है, and at the provincial level commonly known as state government. Lower than the state government known as local administration. तो सबसे ऊपर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट आती है, और सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट्स आती है. Alright, so power sharing arrangements can also be seen in the way political parties pressure groups, जो वो political parties pressure करते हैं ग्रुप्स को, influence those in powers. तो उस तरीके से भी हम power sharing arrangements को देख सकते हैं. So division of power between the higher and lower level of governments may be called vertical division of power. Higher और local level of governments. Higher level इसमें आता है central, state और local, तो उसको हम vertical division of power बोलते हैं. जब हम सेम लेवल पे करते हैं गवर्नमेंट को, मतलब लेजिस्लेचर में भी वही पावर है, एग्जीक्यूटिव को भी वही पावर है, जुडिशरी को भी वही पावर है, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, बिकॉज दे लाई एट द सेम लेवल. इन सबको एक दूसरे की पावर्स को चेक कर सकते हैं, एंड इनकी सेम पावर है. सो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर. बट डिविजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट may be called, उसको हम क्या बोलते हैं, vertical division of power. Besides there can be industrialists, farmers, industrial workers, businessmen, ये सब भी हो सकते हैं. ठीक है. अब need of power sharing. Power sharing करने क्यों है? What is the need of power sharing? ज़रूरत क्या है? इसके दो reasons है. एक prudential reason है, एक moral reason है. Prudential reason, the first set of reason power sharing is good because it reduces the possibility of conflict between social groups. Conflict की जो possibility है power sharing की वजह से, अगर सब में बराबर power share किया जाए, सब में power बराबर बांटा जाए, तो conflict की जो possibility है वो कम हो जाती है. Power sharing is a good way to ensure the stability of political order. Political order stable रहे, उसकी इंश्योरिटी हमारे को power sharing देती है. It undermines the unity of the nation. ये जो है nation को united रखता है. So that is why power sharing is very important according to the prudential reason. Second is moral reason. Moral reason, the second set of reason, power sharing is a very spirit of democracy. Power sharing जो एक very spirited democracy की, people have rights to be consulted on heroes they are governed. All right. So a legitimate government, एक legitimate government, एक सही government is one where citizens through participating can acquire a stake in the system. वही एक legitimate government है, एक सही government है. So ये दो reasons हमने देखे, prudential and moral reason. So with this we finish our chapter, that is power sharing. So that's all. Do subscribe to my channel. Thank you.